अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी एटम एनालिसिस को। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग एंड रिजेक्टिंग द आइटम्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डिफ़िकल्टी लेवल एंड द डिस्क्रिमिनेशन पावर। ये क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ एटम्स एंड फॉर द रिजेक्शन ऑफ एटम्स। किस चीज़ की बेस पे? उसकी जो डिफ़िकल्टी वैल्यू है और जो उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन दोनों की बेस पे हम एटम्स को सिलेक्ट भी करते हैं और रिजेक्ट भी करते हैं, और एक जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं एटम एनालिसिस। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है टेस्ट के एटम्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं एटम्स की क्वालिटी को असेस करने के लिए, और जो टेस्ट की इफ़ेक्टिवनेस है इसे हम यूज़ करते हैं to increase the effectiveness of टेस्ट। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है किसी भी टेस्ट की इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने का, और ये एक साइंटिफिक वे है कि किस तरीके से आपने टेस्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इट इज़ अ साइंटिफिक वे, एक साइंटिफिक वे है फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टेस्ट। ओके, ये क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं एटम्स की सिलेक्शन के लिए या एटम की रिजेक्शन के लिए। किस चीज़ की बेस पे? डिफ़िकल्टी वैल्यू की बेस पे, और जो उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर है उसकी बेस पे हम इस टूल को यूज़ करते हैं, और ये हमारा एटम एनालिसिस कहलाता है। इसको हम यूज़ करते हैं टेस्ट की इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर टेस्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ये हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। अगर इसका पर्पस देखा जाए तो इसका पर्पस क्या है? एटम एनालिसिस क्यों किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली ये टेक्निक यूज़फुल है किसी भी इंस्ट्रक्टर के लिए, टीचर के लिए, को अपने टेस्ट की क्वालिटी को जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसको इम्प्रूव करे। ठीक है, अगर इसके पर्पस को देखें तो ये हमारी हेल्प आउट करता है एप्रोप्रिएट एटम्स की सिलेक्शन के लिए, टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एटम्स फॉर द फाइनल ड्राफ्ट। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम एप्रोप्रिएट एटम्स को सिलेक्ट करें फाइनल ड्राफ्ट के लिए, और सेकंड है कि इससे हमें इंफॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं। इसका एक बेसिक मेन पर्पस ये भी है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट difficulty level of all atoms। ये हेल्प आउट करता है इंफॉर्मेशन लेने में कि एटम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना है, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ ऑल एटम्स। ये इसका सेकंड पर्पस हो गया। एटम एनालिसिस क्या है? ये एक टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं एटम्स की सिलेक्शन और रिजेक्शन के लिए। ये इसका पर्पस है एटम एनालिसिस का, कि इससे हमें हेल्प मिलती है कि हमने कौन कौन से एटम सेलेक्ट करने हैं फाइनल ड्राफ्ट के लिए, और हर एटम का, ऑल एटम्स को इसको कंसीडर किया जाता है। हर एटम का डिफ़िकल्टी लेवल चेक किया जाता है एटम एनालिसिस के थ्रू। इसका थर्ड और जो लास्ट मेन पर्पस है एटम एनालिसिस का, वो ये है कि या तो एटम सेलेक्ट हो जाता है या तो रिजेक्ट हो जाता है, या थर्ड इसकी जो पॉसिबिलिटी है कि इसमें मॉडिफिकेशन की जाती हैं। इसका जो थर्ड पर्पस है टू प्रोवाइड मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशंस हम करते हैं एटम्स में, इन सम ऑफ एटम्स। कुछ एटम्स रिजेक्ट हो जाते हैं थ्रू एटम एनालिसिस, कुछ एक्सेप्ट हो जाते हैं, और कुछ में मॉडिफिकेशंस की जाती हैं
to prepare the final draft. To prepare the final draft. थ्रू आइटम एनालिसिस क्या करते हैं हम, सम आइटम सिलेक्ट हो जाते हैं टेस्ट के लिए, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ में हम मॉडिफिकेशंस कर देते हैं ताकि वो प्रिपेयर हो सकें फाइनल ड्राफ्ट के लिए। ठीक है, ये था इसका मेन पर्पस। आइटम एनालिसिस की दो टाइप्स होती हैं, एक क्वालिटेटिव है, फर्स्ट क्वालिटेटिव एंड सेकंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, क्वालिटेटिव वाइज एंड क्वांटिटेटिव वाइज। ओके, बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं वो हम क्वांटिटेटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव आइटम एनालिसिस इज डन फॉर ऑब्टेनिंग द डिफ़िकल्टी वैल्यू। ये हम आइटम एनालिसिस को किस लिए करते हैं, आइटम एनालिसिस is done for obtaining first है difficulty value, first one is difficulty value and the second is discrimination power। इन दो चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए ठीक है हम क्या करते हैं, आइटम एनालिसिस करते हैं और बेसिकली हम क्वांटिटेटिव आइटम एनालिसिस को यूज़ करते हैं। फर्स्ट पे है डिफ़िकल्टी वैल्यू, सेकंड पे है डिस्क्रिमिनेशन पावर, जो कि हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था। इन दो चीज़ों की बेस पे चीज़ों को आइटम्स को रिजेक्ट किया जाता है या फिर सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, डिफ़िकल्टी वैल्यू क्या है, हाउ मच आइटम इज़ डिफ़िकल्ट टू अटेम्प्ट, और जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है कि आइटम डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू डिफरेंशिएट अमंग द वीक एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि वीक और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में उनकी जो एबिलिटी है। ठीक है, इन दो चीज़ों की बेस पे हम आइटम एनालिसिस करते हैं, इसकी हेल्प से हम ये चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि डिफ़िकल्टी वैल्यू क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसको किस तरीके से काउंट किया जाता है, और डिस्क्रिमिनेशन पावर का फार्मूला क्या है। ये दो टर्म्स हैं जिनकी बेस पे हम आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। इनकी बेस पे सिलेक्शन और रिजेक्शन होती है, और जो हमारा प्रोसेस होता है वो आइटम एनालिसिस कहलाता है। जो फर्स्ट है वो है डिफ़िकल्टी लेवल इंडेक्स, और जो सेकंड है आइटम डिस्क्रिमिनेशन। इसको पहले देखते हैं क्या है। सिंपली द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आंसर एन आइटम करेक्टली, ये उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज है जो किसी भी क्वेश्चन को सही आंसर करते हैं। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है P से, और इसकी जो रेंज है वो 0 to 100 है। लेवल डिफ़िकल्टी लेवल इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी वो इनमें फॉल करेगी। इसकी जो रेंज है 0 to 100 है, और इसका जो फार्मूला है वो है P = H+L/N मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, एक अपर ग्रुप होगा एक लोअर ग्रुप होगा। मींस कि अगर 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो उसमें 5 का ग्रुप बना लेंगे, अपर 5 एक और ग्रुप होगा, लोअर 5 स्टूडेंट्स का एक और ग्रुप होगा। ठीक है, और उनकी जो टोटल तादाद होगी उस पर डिवाइड कर देंगे। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मैंने कहा कि अगर एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 का ग्रुप अपर हो गया, 5 का लो वाला। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास यहाँ पे इस फार्मूले के लिए हमारे पास n टोटल मैंने लिए 10। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ले लिए। ओके, उसमें 10 में से मैंने फ़र्ज़ किया कि मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं या 4 स्टूडेंट्स हैं हाईएस्ट ग्रुप में। ठीक है, हाईएस्ट ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर किया है। ठीक है, या ऐसे फ़र्ज़ कर लें ये मेरे पास 100 की क्लास है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं 100, तो जो दो ग्रुप्स बनेंगे वो 50-50 के बनेंगे। 1 से 50 तक मेरा एक ग्रुप होगा और 51 से 100 तक मेरा सेकंड लोअर ग्रुप होगा। मैंने एज्यूम कर लिया कि जो मेरा अपर ग्रुप है 1 से 50 तक, उसमें मेरे जो ठीक आंसर हैं जिन बच्चों ने दिया है वो मेरे पास 30 हैं। ठीक है, और जो लोअर ग्रुप है उसमें मेरे 10 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। ठीक है, टोटल n कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास 100 हैं। तो यही वैल्यूज़ उठा के मैं इसमें पुट कर दूंगी। ये मैं क्या निकाल रही हूँ,
डिफ़िकल्टी लेवल इंडेक्स। तो ये मेरा क्या बनेगा, P इज इक्वल टू हाईएस्ट ग्रुप में से मेरे 30 हैं प्लस लोअर ग्रुप में से मेरे 10 हैं जिन्होंने आंसर दिया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स 100, ये बनेगा 40/100। तो ये मेरे पास बनती है 40%। ठीक है, तो इसको देख के हम अंदाज़ा लगाएंगे कि जो हमारा टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल है वो 40% है। जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना टेस्ट आसान होगा। ठीक है, हायर वैल्यू होगी तो हमारा क्वेश्चन जो होंगे वो इजी होंगे। जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी तो हमारा टेस्ट डिफ़िकल्ट होता जाएगा। ठीक है, ये था डिफ़िकल्टी लेवल इंडेक्स। सेकंड जो टर्म है जिसकी बेस पे हम सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं वो हमारे पास है आइटम डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या है, इट रेफर टू एबिलिटी ऑफ एन आइटम टू डिफ्रेंशिएट अमंग स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंट एंड वीक स्टूडेंट्स। इसमें क्या डिफ्रेंशिएट किया जाता है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को और वीक स्टूडेंट्स को। ठीक है, इस बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसकी जो रेंज है ये +1 से -1 तक है। और जो डिस्क्रिमिनेशन का फार्मूला है वो भी सेम है कि हाईएस्ट ग्रुप में जो राइट आंसर हैं और लोअर ग्रुप में जो राइट आंसर हैं उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हाईएस्ट या फिर टोटल नंबर ऑफ लोएस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरे स्टूडेंट्स लिए, चाहे जिनने आंसर किया या नहीं किया, 100 थे 100 थे तो हमने 100 पे डिवाइड किया। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें हम सिर्फ एक लेंगे, एक ग्रुप की टोटल तादाद लेंगे। इसमें अगर मैं फर्स्ट करूँ, मेरे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स मेरे पास टोटल हैं। 2 ग्रुप बनेंगे, 5 और 5 के 2 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, ये मेरा अपर ग्रुप होगा, ये मेरा या हाईएस्ट और ये लोअर ग्रुप हो गया। ठीक है, अब मैंने फ़र्ज़ किया, मैंने सपोज़ कर लिया जो 5 वाला पहला ग्रुप है उसमें मुझे 5 के 5 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने, इसमें मेरे 5 स्टूडेंट्स ने आंसर किया, जबकि जो मेरा लोअर ग्रुप था उसमें मेरे जो राइट आंसर्स थे वो सिर्फ 1 है। ठीक है, ये हो गया। टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप में 5, सेकंड में भी 5। पहले ग्रुप के 5 स्टूडेंट्स ने ही आंसर किया है, ठीक, जबकि दूसरे ग्रुप में सिर्फ 1 बच्चे ने आंसर किया है। ठीक है, तो मैं यही वैल्यूज़ उठा के पुट कर दूंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नंबर ऑफ राइट आंसर इन हाईएस्ट ग्रुप कितने हैं, 5 माइनस नंबर ऑफ राइट आंसर्स इन लोअर ग्रुप कितने थे हमारे पास, 1। ये मैंने 1 कंसिडर किया था। अब डिवाइड करना है, यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक ग्रुप की टोटल तादाद लिखना है, या हाईएस्ट ग्रुप की टोटल तादाद या लोएस्ट ग्रुप की टोटल जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो इक्वल हैं। 5 मैंने 5 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास आ रहा है 5 में से 1 गया, ये मेरे पास आ रहा है 4/5, तो ये मेरे पास तकरीबन बनता है 0.8। ये मेरी आइटम डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू रेंज करती है, फॉल करती है +1 से -1 के दरमियान। ठीक है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो नीचे बात याद रखने वाली है कि इसमें जो डिवाइड करते हैं वो टोटल स्टूडेंट्स पे करते हैं, चाहे उन्हें आंसर किया है नहीं किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम डिवाइड करते हैं सिर्फ एक ग्रुप पे करते हैं, चाहे वो अपर ग्रुप होगा चाहे लोअर ग्रुप, उनकी तादाद सेम ही होती है। तो ये था आइटम डिस्क्रिमिनेशन, इसकी डेफिनेशन, इसकी रेंज और इसको निकालने का फार्मूला। ये था आइटम एनालिसिस में। तो आइटम एनालिसिस क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं आइटम्स को असेस करने के लिए। ठीक है, इस प्रोसीजर के ज़रिए हम टेस्ट आइटम्स की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर इट इज़ गुड और डिफेक्टिव। इफ़ इट इज़ गुड देन इट इज़ एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाती है। अगर वो ठीक नहीं है, इफ़ इट्स बैड देन इट विल बी रिवाइज्ड और रिजेक्टेड, या तो उसको रिवाइज किया जाता है या फिर वो रिजेक्ट हो जाती है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत हेल्पफुल है और टीचर्स के लिए, इंस्ट्रक्टर्स के लिए कि वो किस तरीके से टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक ये भी बेसिक अजम्पशन है इसके बारे में कि जितने भी टेस्ट एनालिसिस के अंदर होते हैं उनमें जो कंपोज्ड आइटम्स होते हैं वो बेसिकली वो किसी एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट एरिया को कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये था आज के वाले से। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।